नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की ये वर्कशीट। जो कि पहले हम साइंस की वर्कशीट सॉल्व करेंगे हिंदी मीडियम में, और फिर हम मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, 16 अक्टूबर की वर्कशीट। आज का जो टॉपिक है वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ एवं मेंडलीव की वर्गीकरण की सीमाएँ। तो बेटा, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तो 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ ग्रुप कहलाते थे और क्षैतिज पंक्तियाँ पीरियड। क्या उपलब्धियाँ थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की? तो पहला था कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वह इस प्रकार इन तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात ही नहीं थे। तो मेंडलीव ने जो पदार्थ मिले भी नहीं थे उनके बारे में बता दिया कि भाई ये पदार्थ मिलेंगे। कौन कौन से अनुमान लगाए थे उसने? इक्का बोरॉन, उन्होंने एक तत्व था उसका अनुमान लगाया। जो बाद में तत्व मिला उसकी खोज की गई तो उस तत्व को नाम दिया स्कैंडियम। इक्का एल्यूमिनियम मिला, नाम दिया गैलियम। इक्का सिलिकॉन उन्होंने बताया था, नाम मिला जर्मेनियम। और उन्होंने इन तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी किया था। इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। अब उन्होंने गुणधर्म कौन से लिखे थे? जैसे उन्होंने कहा इक्का एल्यूमिनियम का जो द्रव्यमान होगा वो 68 के आसपास होगा। जो बाद में मिला उसका 69 था। इक्का एल्यूमिनियम का सूत्र E2O3 और गैलियम का सूत्र Ga2O3। इक्का एल्यूमिनियम ECl3, गैलियम GaCl3। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसें जिनको बाद में खोज हुई को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। मेंडलीव ने तत्व के बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण का मूलभूत गुणधर्म माना। मतलब उन्होंने हाइड्रोजन से कैसे अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन से कैसे अभिक्रिया करता है उसी को उन्होंने मुख्य माना था। आगे देखते हैं। सीमाओं की बात करें तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं व हैलोजनों से मिलते जुलते हैं। क्षारीय धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र बनाने वाले यौगिक बनाता है। तो बेटा, जो हाइड्रोजन है वो है तो अधातु, लेकिन वो धातुओं से भी अभिक्रिया करता है, वो अधातुओं से भी अभिक्रिया करता है। तो उसके बारे में कोई सही अनुमान नहीं लगा पाए। दूसरा था, यदि परमाणु संख्या में को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। एक तत्व से दूसरे तत्व तक बनने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। इस प्रकार वह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी। तो ये 3 पॉइंट ये उसकी कमियां थी। चलिए अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला है, कौन आवर्त सारणी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो बेटा, ये जनक की फ़ोटो यहाँ सामने बनी हुई है। और आपको बता दें कि आवर्त सारणी के जनक और कोई नहीं बल्कि मेंडलीव को ही माना जाता है। इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए किया था? तो ये बिल्कुल इनके सामने लिखा हुआ है। मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण माना था। तो ये पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया। मेंडलीव भी लिखा हुआ है इसमें और मेंडलीव के बाकी उत्तर भी लिखे हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वे इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए और ये भी बताइए कि इन्हें क्या नाम दिया गया था। तो दूसरा उत्तर देखते हैं बेटा। दूसरा उत्तर बिल्कुल आपके सामने है। तो यहाँ से लिखेंगे हम दूसरा उत्तर। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वे इस प्रकार उन तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। और ये टेबल आप पूरा बनाएंगे। इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। नोट डाउन कर लीजिए दूसरा उत्तर। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं फिर।
मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। तो देखिए ये तो बड़ा आंसर बनेगा। फिर आप नीले रंग से लिख रहे हैं इसको। ये रही बेटा उपलब्धियां। पहली उपलब्धि, ये पहला पॉइंट, तो ये तीसरा उत्तर बनेगा आपका। 3 पॉइंट आएंगे इसके अंदर। दूसरा पॉइंट, इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। कीजिए इसको नोट डाउन फटाफट। आगे देखते हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ से लिखेंगे हम, उपलब्धियों का ही तीसरा पॉइंट, कि आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछले अवस्था से छेड़े बिना नई समूह में रखा जा सका। ये तीसरा पॉइंट है तीसरे आंसर का। चौथा प्रश्न है, उसको करते हैं काले पेन से या हरे पेन से करते हैं। चौथा प्रश्न है आपका कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी। तो बेटा सीमाएं ये थी, पहला पॉइंट है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातु और हैलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं। ये पहला बिंदु बन जाएगा सीमाओं का। कीजिए नोट डाउन। फिर दूसरा और तीसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जा सकेगा जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। और तीसरा पॉइंट, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। तो ये 3 पॉइंट आपके चौथे प्रश्न का आंसर बनेंगे। कीजिए इसको फटाफट नोट डाउन। चलिए आगे देखते हैं मैथ्स की वर्कशीट। तो मैथ्स की वर्कशीट जो आज की है वही हमारा, पिछली बार हम चैप्टर चल रहे थे हमारा वृत्त की स्पर्श रेखाओं वाला चैप्टर, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहला लिखा, याद कीजिए और बताइए कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा ए बी दर्शाइए जिसकी स्पर्श बिंदु बी है। तो बहुत सिंपल है, एक गोला बनाया, उन्होंने बोल रखा है कि इस गोले का जो केंद्र है वो ओ है, तो ये ओ केंद्र हो गया। स्पर्श रेखा ए भी दर्शाइए, ये बना दी स्पर्श रेखा। इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। इसको नाम क्यों बी दिया, उन्होंने कहा था स्पर्श बिंदु बी है। दूसरा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा से के समांतर हो सकती है। तो स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर बिल्कुल हो सकती है। भाई अभी इसी डायग्राम को देख लेते हैं। हमने स्पर्श रेखा बना रखी है, अब कलर चेंज करके मैं एक छेदक रेखा बनाने की कोशिश करता हूँ। अब ये छेदक रेखा बना दी तो समांतर है ना, तो बिल्कुल सही उत्तर क्या है, सत्य हो सकता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई डैश पर लंबवत होती है। तो यहाँ पे किस पे लंबवत होती है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो आपका है इसमें आएगा आपका केंद्र पर लंबवत होती है। और किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची हुई स्पर्श रेखाओं की डैश समान होती है, लंबाई। जो लंबाई होती है वो
समान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण देखते हैं कि सिद्ध कीजिए दो संकेतवीय वृत्तों के बीच में वृत्त की जीवा जो छोटी जीवा को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से और वृत्त की किसी जीवा पर जो सीधी रेखा खींची जाती है वो लंबवत होती है। ये परिमेय लिखी हुई है कि इसमें कौन सी परिमेय ये लगा रहे हैं। फिर इन्होंने इसे हल किया, सॉल्व किया। सिद्ध करना है कि AP जो है वो BP के बराबर है। ये डायग्राम बहुत छोटे हैं, वर्कशीट में आप आपके पास जो PDF आई होगी वर्कशीट का उसको लेख के उसमें से सॉल्व कीजिएगा। इसको हमने OP को मिलाया और OP को मिलाने के बाद हमने सीधे सीधे पर में 10.1 लगा के कह दिया कि OP जो है वो AB के समांतर है। तो AB वृत्त C1 की जीवा है और OP परपेंडिकुलर है, समांतर जो लंब है AB के। तो हमने यहाँ से ऐसे करके AP और BP इक्वल प्रूफ कर दिया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो हमें दे रखा था वो परिमेय 10.2 पे आधारित था, जो कहती है कि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, और इसमें हमने सिद्ध किया। तीसरा क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है और P और Q स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। P और Q एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस बिंदु पर करती हैं। TP की लंबाई याद कीजिए। TP इसकी लंबाई आपने याद करनी है। तो अगर देखेंगे इसमें परिमेय कौन सी लगेगी, तो इसमें परिमेय ये और ये दोनों लगेंगी। तो अब वो क्या कह रहे हैं, स्वयं प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि उदाहरण 1, 2, 3 में प्रयोग की गई परिमेय कथन सहित और कसौटियों की सूची बनाइए। तो बेटा ये रही, ये परिमेय 10.1 और ये परिमेय 10.2 दोनों ही लगी हैं। तो लिख लीजिए कि इन सभी उदाहरणों में परिमेय 10.1 और 10.2 लगी हैं और दोनों परिमेय को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। कीजिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हम यहीं पे सॉल्व करता हूँ आपके सामने इसी स्क्रीन पे। वो कहता है एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा कलर लेंगे, तड़कीला भड़कीला सा कलर। तो एक बिंदु गोला बनाया और उनका कहना है कि एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा बनी है ये बनी है आपकी 24 सेंटीमीटर की, और Q से केंद्र की दूरी, ये जो Q है इससे केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? भाई इसको हम जोड़ लेते हैं और हमें पता है कि ये कोण 90 डिग्री का बनता है। तो इस 90 डिग्री का हो गया, तो ये मेरा H हो गया, ये मेरा P हो गया और ये मेरा B हो गया। सीधा फॉर्मूला लगाते हैं तो अंडर रूट B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में है तो B क्या हो जाएगा? B हो जाएगा हमारा H का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर। अब ये P यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ चला जाएगा तो माइनस P का स्क्वायर, P यानी कि 24 का स्क्वायर, और B स्क्वायर है जो यहाँ जाके हो जाएगा अंडर रूट। तो B का मान कितना आ जाएगा? B का मान आ जाएगा अंडर रूट 25 का मान होता है 25 का स्क्वायर 625 घटा 24 का होता है 576। तो B हो जाएगा आपका सीधे सीधे अंडर रूट 49, और B कितना हो गया? अंडर रूट 49 यानी कि 7। तो इससे पता लग गया कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये सही आंसर है।
कर लीजिए नोट डाउन फटाफट। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं किया है तो पॉज करके नोट डाउन कर लो, क्योंकि अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो बेटा मुझे पता है ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है। इस कोण को कोण नाम देता हूँ एंगल 1, इसको नाम देता हूँ एंगल 2। मैं कहता हूँ एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। क्यों? दोनों लिख रहा हूँ, बताऊँ मैं, दोनों 90 डिग्री हैं। और आप उदाहरण दोगे इसका पर में 10.2 लिखोगे, इसमें पूरी लिखोगे आप। किंतु कोण 1 एवं कोण 2 तो एकांतर कोण है। ऐसे ही लिखना बिल्कुल आपने। भाई ध्यान से देखिए, z बन रहा है ये एक। अगर ये z बन रही तो एकांतर कोण है, और अगर ये एकांतर कोण है, अतः जो दोनों जीवाएं हैं, जो शायद एक है आपका, मुझे तो बिल्कुल दिख नहीं रहा, इसको मैं नाम दे देता हूँ जीवा L, इसको देता हूँ जीवा M। स्पर्श रेखा L और M, अतः L समांतर हो गया M के, हेंस प्रूव्ड। यही तो मैं प्रूफ करना था। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर आपने L और M नाम दिया है तभी आप उनको समांतर लिख सकते हैं, वरना L और M मत लिखना। जो क्वेश्चन में आपने 9 लाइन को जो भी आप नाम दोगे उस नाम से लिखना है आपने। बहुत छोटे हैं, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया, यही इसका आंसर है। ज़्यादा महंगा आंसर लिखने की ज़रूरत भी नहीं, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि यही आंसर है। चलिए, हिंदी की वर्कशीट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। कल मिलते हैं फिर आपसे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।